गर्मी में छत पर ही टीवी देखकर खाना खाने वाला ससुराल। अरे आज छत पर कितनी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी में छत पर टीवी देखकर खाना खाने का तो मजा ही कुछ और है। अरे रामलाल, तूने बहुत सही किया कि अपनी छत पर टीवी लगवाया। अरे तेरे छत पर तो बिल्कुल थिएटर वाली फीलिंग आती है। अरे चांदनी रात में किसी सुंदर हीरोइन वाली पिक्चर लगा दे, अपनी जवानी के दिन याद कर लूं मैं भी। मुंह में गिनती के दांत बचे हैं और जवानी के दिन याद करने चले हैं। बेटा तू कोई सास बहू वाला सीरियल लगा दे जिसमें सास अच्छी हो। रामलाल का पूरा परिवार और बूढ़े जवान बच्चे सभी पड़ोसी रामलाल की छत पर बैठे होते हैं। सामने चारों तरफ से घिरा बड़ा टीवी लगा होता है और सभी छत पर टीवी देखते हुए रात का खाना खाने लगते हैं। माँ क्या मस्त एक्शन मूवी है, इसे देखकर तो मुझे और भूख लग गई है। अरे मेरे लाल तो 2 रोटी और खा लेना। शारदा बहन, तुम्हारा छोटा बेटा नहीं दिख रहा है? वो बंदर अभी भी बच्चा ही है, बच्चों के साथ खेल रहा होगा। और तुम्हारा बड़ा बेटा वो शहर से कब आएगा? बस कुछ ही दिन और पढ़ाई पूरी करके वो भी गांव आ जाएगा और हमारा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस संभाल लेगा। शारदा का छोटा बेटा राहुल बड़ी स्क्रीन वाले टीवी के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड कनिका से बातें कर रहा होता है। वहीं बड़ा बेटा राघव अपनी गर्लफ्रेंड सेजल के साथ शहर में नदी किनारे ठंडी हवा में बैठा होता है। सेजल, इस तरह नदी किनारे ठंडी हवा में तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। राघव, मुझे भी तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठना बहुत पसंद है, पर अब हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली है। मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे लिए लड़का ढूंढना भी शुरू कर दिया है। सेजल, इस बार मैं अपने गांव जाकर अपने घर वालों को हमारे बारे में सब कुछ बताकर धूम धड़ाके से तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा। शादी की तारीख तय करवाऊंगा और तुम्हें अपनी साथ शादी करके गांव ले जाऊंगा। मुझे तो गांव कभी पसंद ही नहीं था, पर जब से तुमसे प्यार हुआ है न जाने क्यों मुझे गांव भी अच्छा लगने लगा है। मन करता है कि कब तुम्हारे साथ ट्रेन में बैठकर गांव पहुंच जाऊं। प्यार में ऐसा ही होता है। अब बस अगले हफ्ते ही मैं गांव जाऊंगा और सबको हमारे बारे में बताकर रिश्ता लेकर आऊंगा। राघव जल्दी करना, अब मुझे और इंतजार नहीं होता। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। राघव की पढ़ाई पूरी होती है। राघव अपने गांव पहुंचता है। गांव के बाहर बच्चे रामलाल, राहुल और राघव के दोस्त बैंड बाजी के साथ खड़े होते हैं। अरे वो देखो, मेरे भैया आ गए, अब बजाओ ढोल नगाड़े। अरे मेरा बेटा आ गया शहर से पढ़ाई पूरी करके। आजा मेरे बेटे। राघव रामलाल के पैर छूता है और रामलाल राघव को गले से लगा लेता है और राघव के दोस्त राघव को हार पहनाकर कंधों पर उठाकर ढोल नगाड़ों के साथ घर लेकर आते हैं। भैया पता है मैंने आपको कितना मिस किया। अरे मेरे जिगर के टुकड़े, अब मैं तुझे अपनी आंखों से एक पल भी दूर नहीं होने दूंगी। शारदा राघव की नजर उतारती है और सभी हॉल में आते हैं। हाय मेरा बच्चा कितना पतला हो गया है, बिल्कुल सूखकर काटा हो गया है शहर जाकर। अरे तू चिंता मत कर, मैंने अपने पोते के लिए बहुत होनहार और गुणवान लड़की ढूंढी है। शादी होते ही इसे खिला पिलाकर मोटा तगड़ा बना देगी, जैसे इसके दादाजी हुआ करते थे। दादी ने पहले ही मेरे लिए लड़की ढूंढ रखी है, पर मैं तो इन्हें सेजल के बारे में बताने वाला था। रात होती है और हमेशा की तरह पूरा परिवार और पड़ोसी छत पर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार शगुन की थाली लिए खड़ा होता है। आप लोग शगुन की थाली लेकर क्यों खड़े हैं? अरे राघव बेटा, जल्दी जा, कपड़े बदल ले, हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। एक बार तू भी चलकर लड़की देख ले, फिर हम शादी करवा देंगे। दादी रुक जाइए, लड़की देखने जाने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे पोते को मुझ पर कितना भरोसा है, बिना लड़की देखे ही शादी के लिए तैयार है। दादी, असल में मुझे शहर में एक लड़की पसंद है, वो मुझे पसंद करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। राघव, तेरी दादी ने रिश्ता तय किया और तू मना कर रहा है? मुझे दादी के चुने रिश्ते पर कोई शक नहीं है। वो लड़की बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं सेजल से प्यार करता हूँ। रहने दे शारदा, जब इसे शहर की लड़की पसंद है तो मैं क्यों विलन बनूं? लेकिन याद रखना, गांव की लड़कियों में जो गुण होते हैं वो शहर की लड़कियों में नहीं होते। पर सेजल बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, आपको पसंद आएगी। रामलाल, अपने बेटे की पसंद की लड़की के घर जाने की व्यवस्था कर, मैं भी तो देखूं कैसी लड़की पसंद है ऐसे। अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर गाड़ी से शहर में सेजल के घर पहुंचता है। अरे आप लोग गांव से इतनी दूर आए हैं, आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अपनी बेटी को बुलाए
मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी लड़की है जिसे मेरे पोते ने पसंद किया है। सेजल जीन्स और कुर्ती पहने हाथों में चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है और सभी को चाय नाश्ता देती है। भैया भाभी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। पर ये जीन्स कुर्ती गांव में नहीं चलती, गांव में साड़ी पहननी पड़ेगी। गर्मियाँ चल रही हैं इसलिए मैंने कुर्ती और जीन्स पहनी है। कुछ भी हो, शादी के बाद साड़ी ही पहननी पड़ेगी। जी मैं शादी के बाद साड़ी ही पहनूंगी। जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कुछ कहने की क्या जरूरत है, बस रिश्ता तय कर दीजिए। हमारी भी यही इच्छा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से सेजल और राघव का रिश्ता तय होता है। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख आती है। राघव धूम धड़ाके के साथ सेजल से शादी करता है और सेजल को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आता है। शारदा, तेरा बेटा तो शहर से डिग्री लेकर आने की बजाय बीवी ले आया है। लगता है शहर में कोई नया कॉलेज खुला है जहाँ डिग्रियों के साथ बीवी भी दी जाती है। अरे जरा कम दांत दिखाओ, इतना बड़ा मुंह खोलती हो, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। वैसे भी तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। शांति देवी की बात सुनते ही पड़ोसनें चुप हो जाती हैं। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और राघव के साथ कमरे में चली आती है। राघव, हम दोनों की शादी का सपना तो पूरा हो गया, पर दादी मुझसे बहुत चिड़ी हुई लगती है। सेजल, दादी ने मेरे लिए दूसरी लड़की पसंद की थी, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उन्होंने खुद ही सबको मना कर दिया और हमारी शादी करवाई। वो बस ऊपर से थोड़ी सख्त बनने का नाटक करती हैं, अंदर से दादी बहुत सॉफ्ट है। तुम बस उनका दिल जीतने की कोशिश करो। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह सेजल तैयार होकर हॉल में आती है। आज तो भाभी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। ये भाभी शहर की है, खाना बनाना आता होगा तब ना खाना खाने को मिलेगा। दादी, शहर में भी तो लोग खाना खाते हैं। आप बताइए क्या बनाना है, मैं वो बना दूंगी। अगर ऐसी बात है तो आज तेरी पहली रसोई की रस्म करते हैं। जा, सभी के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता और मीठे में कुछ बना। सेजल किचन में आती है, कढ़ाई में सब्जी चढ़ा देती है और आटा गूंथकर पूड़ियां तलने लगती है। ये दादी मुझसे इतनी चिड़ी हुई क्यों है? मैं क्या भाग कर आई हूँ शादी करके? पूरा घर रिश्ता तय करके मुझे लेकर आया, फिर भी इतनी नाराज है। कोई बात नहीं, आज इतना टेस्टी खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। सेजल सभी के लिए पूड़ी, दम आलू, पुलाव और मीठे में जलेबी और खीर बनाती है और खाना बनाकर हॉल में आती है। मम्मी जी, मैंने पहली रसोई बना ली है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना सर्व करती हूँ। बहू, डाइनिंग टेबल पर नहीं, तू खाना लेकर छत पर चली जा। क्या छत पर? इतनी गर्मी में छत पर कौन खाता है? सेजल अपना बनाया खाना लेकर छत पर आती है। छत के एक कोने में तिरपाल डाले आम के पेड़ की छांव में चटाई बिछाकर पूरा परिवार बैठा होता है। सामने टीवी चल रहा होता है। ये क्या गर्मी में छत पर इतना बड़ा टीवी? ये क्या सिस्टम है? सेजल सोचते हुए सभी को अपनी पहली रसोई परोसती है। वाह बहू, बहुत टेस्टी खाना बनाया है, मजा आ गया। बहू, मुझे लगा तू शहर की है तो तुझे खाना बनाना नहीं आता होगा, पर तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। इतना भी कुछ खास नहीं बनाया है, गांव की बहू होती तो और अच्छा बनाती। चाहे कुछ भी हो जाए, दादी हार नहीं मान सकती। 2 कटोरी खीर खा गई, पर मजाल है कि भाभी की तारीफ कर दे। दादी जिस तरह मेरी बनाई खीर खा रही है, लगता है अब उनकी मन की कड़वाहट इसी खीर की तरह मीठी हो जाएगी। सेजल अपनी पहली रसोई पूरी करती है। धीरे धीरे शाम होती है और पूरा परिवार छत पर टीवी देख रहा होता है। धीरे धीरे सभी पड़ोसी इकट्ठा होने लगते हैं। तभी शारदा सेजल के कमरे में आती है। बहू, तूने पहली रसोई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, सबको बहुत पसंद आया। शाम का समय है, सभी के लिए पकोड़े और चाय बना दे और कम से कम 2 किलो प्याज के पकोड़े तलना। इतना कहकर शारदा कमरे से निकल जाती है और सेजल किचन में आकर बेसन घोलकर पकौड़े बनाने लगती है। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया है, मेरे ससुराल में गिनती के ही लोग हैं, उस पर मम्मी जी 2 किलो प्याज के पकोड़े तलने को कह दी हैं। ऐसा लगता है कि यही खाकर पूरा परिवार सो जाएगा। पल्लू से पसीना पोंछते हुए सेजल पकौड़े तलती है और साथ में मिक्सर में तीखी धनिया पत्ता और मिर्च की चटनी बनाती है और पकौड़े और चाय लेकर हॉल में आती है। ये क्या, हॉल में तो कोई है ही नहीं, ये चाय नाश्ता कौन करेगा? मम्मी जी, प्रीति, राहुल कहाँ है सब? ओ नहीं बहू, नीचे कहाँ गला फाड़ रही है, छत पर आजा। मेरे ससुराल वाले छत पर है, समझ में आ रहा है ये कौन बुढ़िया है जो मुझे इस तरह चिल्ला रही है। सेजल सीढ़ियां चढ़कर छत पर आती है। सामने चटाई बिछाकर गांव की बहुएं और बुजुर्ग औरतें टीवी देख रही होती हैं और दूसरी तरफ बच्चे खेल रहे होते हैं। अरे रामलाल, तुम्हारे वो देखो,
तेरी बहू पकौड़े और चाय लेकर आ गई है। ला बहू, हम भी देखें तू कैसे पकौड़े और चाय बनाती है। अच्छा, तो इसलिए मम्मी जी ने इतने सारे पकोड़े तलवाए। सारे आस पड़ोसी हमारी छत पर टीवी देखने आते हैं। सेजल अपने घर वालों और छत पर टीवी देख रहे सभी पड़ोसियों को चाय और पकौड़े परोसती है और सभी मजे से खाने लगते हैं। वैसे इतनी गर्मी में छत पर इतने बड़े टीवी में देखने में मजा तो बहुत आता होगा। भाभी, मजा आता है तभी तो हम छत पर बैठे हैं सब। बहू, सभी पड़ोसी हमारी छत पर इकट्ठा हुए हैं, आज सभी को अपने हाथ का खाना खिला दे, खुश हो जाएंगे। सेजल किचन में आती है और सभी के लिए रोटियां सेकने लगती है। थोड़ी देर में रोटी, चावल, दाल और सब्जी बनकर तैयार हो जाती है और वो आवाज लगाती है, मम्मी जी खाना बन गया है, आप सब नीचे आ जाइए। बहू, तू खाना लेकर छत पर ही आ जा। सेजल सीढ़ियां चढ़कर छत पर आती है। मम्मी जी, आपने छत पर क्यों बुलाया? बहू, हम सभी गर्मी में छत पर टीवी देखकर खाना खाते हैं, तू जल्दी सबकी थाली लगा। भाइयों, आज सबका खाना मेरी बड़ी बहू ने बनाया है, सभी खाने पर बैठ जाओ। अरे कैसे खाना खाएंगे, ये बर्तन ही नहीं लाई है, पहले बर्तन तो मंगवाओ। सेजल नीचे जाकर बर्तन, थाली और गिलास लेकर आती है और सभी को खाना परोसती है। अरे शारदा, ये क्या, तेरी बहू ने तो अभी सबको खाना परोसा ही नहीं और रोटियां खत्म हो गई। बहू, तू इतनी सी रोटियां लेकर आई थी, जा और रोटी सब्जी लेकर आ। सेजल फिर सीढ़ियां उतरकर किचन में आती है और एक तरफ सब्जी चढ़ाकर आटा गूंथने लगती है। सेजल रोटियां बनाकर फिर छत पर आकर सभी को खाना परोसती है। ये क्या सब्जी बनाई है बहू, इसमें तो नमक बहुत कम है। मेरी सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है। अरे बहू, जिनके खाने में नमक कम है उन्हें नमक दे दो, और जिनकी सब्जी में नमक ज्यादा है उसमें थोड़े उबले आलू मिला दो। सेजल किचन में आती है, आलू उबालकर सब्जी में मिला देती है और नमक लेकर छत पर आती है और एक बार फिर सभी को खाना परोसती है। अरे ये क्या बहू, ये कैसी सूखी सूखी रोटियां हैं? अरे हम तो घी में सनी हुई रोटियां खाते हैं, तभी तो आज भी इन बच्चों से ज्यादा ताकत है हमारे शरीर में। इतनी ताकत है तो जरा सामने वाले आम के पेड़ से 2 आम तोड़ कर दिखाओ, एक छलांग में लूंगी ढीली हो जाएगी। वाह दीदी, क्या डायलॉग मारा है। सेजल, जाओ सभी के लिए घी ले आओ और सबकी रोटियों में घी लगा दो। सेजल किचन में आती है और कटोरी में घी निकालती है। हे भगवान, इतनी सीढ़ियां चढ़ना उतरना तो मैंने कभी भी नहीं किया, हाँ जितना कर रही हूँ। कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए, ऊपर से इतनी गर्मी, पूरा शरीर पसीने से भर गया है। सेजल घी लेकर छत पर आती है और सभी की रोटियों में घी लगाकर परोसती है। ऐसे कई बार सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए सेजल सभी को खाना खिलाती है। रात होती है, सभी पड़ोसी अपने घर लौट जाते हैं और सेजल राघव के साथ कमरे में आती है और थकान से चूर हो जाती है। रात बीतती है, अगले दिन सेजल हॉल में आती है। बहू, तूने अपनी पहली रसोई में इतना अच्छा खाना बनाया, पर कल छत पर खाने में इतनी गड़बड़ कैसे हो गई? मम्मी जी, मैंने तो खाना सही बनाया था, अगर गड़बड़ हुई तो सब्जी में हुई। मैंने नमक हिसाब से ही डाला था, किसी को कम चाहिए था, किसी को ज्यादा, मैं क्या करूं? पर मम्मी जी, एक बात समझ नहीं आई, आप सब छत पर बैठकर खाना क्यों खा रहे थे? बहू, हमारा पूरा ससुराल छत पर ही टीवी देखकर खाना खाता है। क्या गर्मी में छत पर टीवी देखकर खाना खाते हैं आप लोग? हाँ बहू, छत पर टीवी देखकर खाना खाना हमारे परिवार को बहुत पसंद है। बहू, अब जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी कर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और खाना बनाकर छत में ले आना। सेजल हैरान होकर अपने कमरे में राघव के पास आती है। ये मेरा पूरा ससुराल गर्मी में छत पर टीवी देखकर खाना क्यों खाता है? सेजल, क्योंकि छत पर ठंडी हवा चलती है। और छत पर टीवी लगाने का हाई क्लास आइडिया किसका था? अरे ये आइडिया तुम्हारे देवर का है। पहले क्रिकेट देखते थे, अब गर्मियों में सभी पड़ोसी और परिवार साथ बैठकर फिल्में देखते हैं। वाह, मेरे देवर ने तो मेरे आने से पहले ही मेरी फील्डिंग सेट कर रखी है। दोपहर में सेजल खाना बनाकर छत पर लेकर आती है। पूरा परिवार तिरपाल की छांव में बैठा होता है, सामने टीवी चल रहा होता है। भाभी, आपने आज भी खाना बहुत अच्छा बनाया है, आपने कोई कुकिंग क्लास की है क्या? देवर जी, मन करता है आपके खाने में मिर्च मिला दूं, पर क्या करूं, मैं अच्छे दिल की हूँ। नहीं देवर जी, ये तो आपका प्यार है कि आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। तभी लू चलने लगती है और धूल उड़कर खाने में गिरने लगती है। उफ, ये धूल मिट्टी मुंह में लग रही है। अरे ये अचानक गर्म हवा कैसे चलने लगी? अब गर्मियां है तो लू तो चलेगी, आप लोग घर में चलकर खाना खाइए ना। बहू, मैंने ऐसी कई लू देखी है,
तू नीचे गोदाम से जूट के बोरे लेकर कुएं के ठंडे पानी में भिगोकर चारों तरफ पर्दे की तरह टांग दे, फिर देख कैसी ठंडक मिलती है। सेजल गोदाम में आती है और ढेर सारे जूट के बोरे निकालकर कुएं से पानी निकालकर सभी बोरों को पानी में भिगो देती है। एक तो इतनी चिलचिलाती धूप, ऊपर से इन बोरों को भिगोते ही इनका वजन इतना बढ़ गया है, अब इन्हें छत पर टांगना भी पड़ेगा। मेरी कमर तो तोड़कर ही मानेंगे मेरे ससुराल वाले। चिलचिलाती धूप में परेशान सेजल भारी जूट के बोरों को लेकर घर आती है और अपने देवर और पति की मदद से छत पर चारों तरफ बांस के डंडे खड़े करके उसमें रस्सी बांधकर गीले बोरे टांग देती है। आहा, क्या ठंडी हवा आ रही है। अब ये तो एसी से भी मस्त है। अब तो मस्त ठंडी हवा में मैं ऋतिक रोशन की मूवी देखूंगी। आप लोग तो छत पर टीवी देखेंगे, पर गर्मी में मैं किसी तालाब की तरह सूखती चली जाऊंगी। कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर छत पर तिरपाल के नीचे पूरा परिवार और पड़ोस की बूढ़ी बूढ़ी औरतें साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं। अरे शांति बहन, तेरे छोटे पोते ने छत पर यह टीवी लगाकर बड़ा अच्छा किया। गर्मियों में तो घर में दम घुटता है हमारा, यहाँ छत पर राहत मिलती है। जितनी तुम्हारी उम्र हो गई है, घर में क्या तुम्हें बगीचे में छोड़ देंगे? ये तो बस भगवान की दी हुई एक्स्ट्रा सांस है जिस पर तुम जिंदा रह रहे हो। अरे नहीं शांति, ये तो तेरी मुस्कान है जिस पर ये बूढ़ा जिंदा है, वरना कब का निपट गया होता। जब मेरे पति जिंदा थे तब तो ये कहने की हिम्मत भी नहीं थी, देखते ही खेत में जाकर छुप जाते थे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय मुझे दूसरी लड़की पसंद आ गई थी, वरना तुझे तो मैं भगा कर ही ले जाता। 4 कदम तो चलकर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, लड़की भगाएगा ये बूढ़ा। सभी हंसने लगते हैं। वैसे बड़ी प्यास लग रही है, कुछ ठंडा शरबत मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे देखो सामने आम के पेड़ पर कितने सारे पके और कच्चे आम लटक रहे हैं। सेजल बहू, जरा सभी के लिए आम रस और आम पन्ना बना दो। हे भगवानी, गर्मियों में टीवी ये बूढ़े देख रहे हैं और मेहनत मुझसे करवा रहे हैं। सेजल छत के पेड़ के पास जाती है और कच्चे पके आम तोड़कर किचन में जाती है और आम रस और आम पन्ना बनाकर छत पर ले आती है और सभी को दे देती है। बहू, घर की सारी चीनी मेरे ही आम रस में डाल दी है क्या? मुझ बूढ़ी को डायबिटीज से मारना चाहती है क्या? और ये आम पन्ना ठंडा नहीं है, इसकी जगह मट्ठा होता तो मजा आता। बहू, जरा बाजार जाकर दही ले आ और सभी के लिए मट्ठा बना दे। सेजल धूप में बाजार जाकर दही खरीद कर वापस आती है। इतनी तेज धूप, सबके लिए आमरस बनाया, अब दही मंगाकर मट्ठा भी मुझसे ही बनवा रहे हैं। सेजल किचन में सभी के लिए मट्ठा बनाती है और छत पर लेकर आती है। तभी पड़ोस के सभी बच्चे भी छत पर आ जाते हैं। आंटी, मुझे भी मट्ठा दीजिए। हाँ बेटा, ये लो। आंटी, पूरा ग्लास भर दीजिए। बेटा, तुम पूरा ग्लास नहीं पी पाओगे। नहीं आंटी, हम पी लेंगे। नहीं आंटी, हम पी लेंगे। अरे सेजल बहन, अगर नहीं पिलाना है तो बच्चों को मना कर दो, हम अपने बच्चों को खुद घर में मट्ठा बनाकर पिला देंगे। अरे बाहू, बच्चों को पूरा गिलास भरकर मट्ठा दे, ये गांव के बच्चे हैं, सब पी जाएंगे। सेजल सभी बच्चों को गिलास भरकर मट्ठा देती है। बच्चे आधा ही पीते हैं और बचा हुआ मट्ठा छत से नीचे फेंक देते हैं। देखा आपने, बच्चों ने आधा मट्ठा फेंक दिया, इसलिए मैं बच्चों को पूरा मट्ठा नहीं दे रही थी। आधा मन से बच्चों को दिया, इसलिए बच्चों ने फेंक दिया, वरना हमारे बच्चे खाना फेंकते नहीं हैं। एक तो इतनी मेहनत से मैंने मट्ठा बनाया, ऊपर से कहती है कि आधा मन से दिया। मेरी ही गलती निकाल रही हैं। सेजल गुस्से में अपने कमरे में चली आती है। राघव सेजल को गुस्से में देखकर कमरे में आता है। क्या हुआ सेजल, तुम अचानक नीचे क्यों चली आई? इतनी गर्मी में मैंने इतनी मेहनत से सबके लिए आम रस, आम पन्ना और मट्ठा बनाया, और वो कहती है कि बिना मन का दिया, इसलिए मट्ठा फेंक दिया। तुम्हें बताओ, क्या मैंने बच्चों को बेमन मट्ठा दिया था? अरे रहने दो उन्हें, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना, जो कहना है कहते रहे। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं कल ही सासू माँ से बात करती हूँ कि छत पर पड़ोसियों का जमावड़ा लगाना बंद करें। रात में खाना बनाते बनाते मेरी कमर टूट जाती है, पूरा पसीने से तर हो जाती हूँ मैं। अरे सेजल, अकेले तुम ही थोड़ी सब करती हो, पड़ोस वाले भी अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आते हैं। घंटा लेकर आते हैं, थोड़ा सा ताकत, बस फरमाइशें पूरी करवाते हैं। रोटी लाओ, सलाद लाओ, नमक लाओ, अचार लाओ, घी लाओ, सब मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि मुझे और दाने मिले। वैसे ही तुम्हारी दादी और मम्मी जी दोनों मुझसे चिड़ी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर पड़ोसियों को बुलाकर मुझे परेशान करती है। ऐसा कुछ नहीं है सेजल, तुम नई हो इसलिए तुम्हें आदत नहीं है, गांव में ये सब आम बात है। कुछ दिन बाद पूरा परिवार घर में इकट्ठा होता है। मम्मी जी,
ये छत पर आप पड़ोसियों का जमावड़ा लगाती हैं। देखिए ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। किस पड़ोसी ने तुझे परेशान किया? आपने देखा नहीं, मैंने सबके लिए इतना अच्छा मट्ठा बनाया और पड़ोस की बहू ने मुझे ताना मारा। बहू वो तुमसे उम्र में बड़ी है, अगर 2 बातें कह भी दी तो क्या लड़ाई करोगी? गांव में छोटी बहू बड़ी बहू से जुबान नहीं लड़ाती, समझी? अब जाओ, रात के खाने की तैयारी करो और कोई गड़बड़ नहीं करना। सेजल उदास होकर शारदा के कमरे से चुपचाप निकल जाती है और ऐसे ही सेजल गर्मी से परेशान किचन में सभी पड़ोसी और ससुराल वालों के लिए तीनों टाइम का खाना बनाती है और पूरा परिवार छत पर टीवी देखते हुए खाना खाता है। ऐसे दिन बीतते हैं और एक रात पूरा परिवार और आसपास के सभी बुजुर्ग, बच्चे और पड़ोसने छत पर टीवी देख रहे होते हैं। शारदा बहन, गांव में शहर की बहू लाई हो तो उसे गांव के तौर तरीके भी सिखाओ। यहाँ हमारे ससुर की उम्र के बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और तुम्हारी बहू बिना पल्लू के खड़ी है। सेजल बहू, क्या तुम्हें अब भी ये सिखाना पड़ेगा कि अपने से बड़ों के सामने सर पर पल्लू लिया करो? खुद तो आराम से बैठकर खाना खा रही हूँ, ऊपर से पल्लू ओढ़कर और गर्मी में परेशान हो जाऊंगी। सेजल सिर पर पल्लू डालकर अपने ससुराल वालों को खाना परोसने लगती है। वहीं पड़ोस की बहुएं भी अपने घर वालों को खाना परोसती हैं। तभी अचानक जोरदार आंधी चलने लगती है और खाने की प्लेटें उड़ने लगती हैं। बिट्टू हाथ में छोटी लकड़ी लिए भागता है और लकड़ी में ब्रजेश की धोती फंस जाती है। ब्रजेश धोती पकड़कर बिट्टू के पीछे दौड़ने लगता है। मम्मी, कितनी मस्त हवा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। अरे बिट्टू बेटा रुक जा, वरना तेरे दादा की इज्जत खुल जाएगी। दादाजी, आप भी मेरे साथ ठंडी हवा का मजा लीजिए। अरे बेटा रुक जा, वरना सब मेरे मजे लेने लगेंगे। अरे बिट्टू रुक जा, वरना तेरे दादा की धोती खुल जाएगी। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और बिट्टू रुक जाता है। अरे जल्दी कोई हमारी छत की टीवी ढको, उड़ते हुए कुछ स्क्रीन पर लग गया तो टीवी टूट जाएगा। सेजल, चलो मिलकर टीवी ढकते हैं। राघव और सेजल दोनों तरफ से टीवी के पर्दे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज हवा की वजह से पर्दा उल्टी दिशा में उड़ने लगता है। काम के वक्त ही देवर जी ही नहीं दिखते, सब यहाँ खड़े हैं और देवर जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। राघव, थोड़ा तिरछा करके खींचो, शायद पर्दा नीचे आ जाए। राघव और सेजल मिलकर पर्दा नीचे खींचकर किसी तरह टीवी को ढक देते हैं। थोड़ी देर में आंधी बंद हो जाती है। अच्छा हुआ आंधी भी बंद हो गई और हमारा छत का टीवी भी बच गया। अरे पर तेरी बीवी का पल्लू तो सिर पर टिकता ही नहीं है, फिर बिना पल्लू के सभी के सामने खड़ी हो गई। बाहू, तू बार बार एक ही गलती क्यों करती है? आज से तो हमेशा सर पर पल्लू रखेगी, समझी ना? इतनी जोर की आंधी चल रही थी पर कोई टीवी ढकने आगे नहीं बढ़ा और टीवी ढकने के मारे मेरा पल्लू उतर गया। उस पर इतने ताने। बहू अब क्या सोच रही है? सभी के लिए दोबारा खाना बना दे। सारा खाना तो आंधी में उड़ गया। सेजल किचन में आती है और दोबारा खाना बनाती है और छत पर आकर सभी खाना परोसती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर पसीने से भीगी सेजल अपने कमरे में आती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। सेजल, तुम नदी से नहाकर आ रही हो क्या? नहीं, स्विमिंग पूल में। छत पर मेरे देवर जी ने जो स्विमिंग पूल खोला है उसी में नहा कर आ रही हूँ। क्या? मैं समझा नहीं। तुम तो पोल्ट्री फार्म चले गए, तुम्हारा पूरा परिवार छत पर बैठ गया। मुझसे झूठ के बोरे भिजवा कर टंगवाए और सभी ने अपनी अपनी फरमाइशों के खाने बनवाए और मैंने सभी को कम से कम 15-20 बार किचन से छत और छत से किचन करते हुए खिलाया है। ये उसी इंसान का काम है। पूरी साड़ी पसीने में चिपचिपा हो गई, गर्दन में चिलचिलाती धूप में घमौरिया हो गई। सेजल, गुस्सा मत करो, मैं शाम को तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा पाउडर लेकर आऊंगा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं नहाने जा रही हूँ। इतना कहकर सेजल बाथरूम में नहाने चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम हमेशा की तरह पूरा परिवार और गांव वाले छत पर इकट्ठा होते हैं। टीवी पर एक रोमांटिक मूवी चल रही होती है। अरे ये हीरोइन, ये हेमा मालिनी आज भी कितनी सुंदर है। क्या क्या कमर है, क्या लचक है, हाय। अरे अरे ब्रजेश, अपना बदबूदार मुंह बंद कर, मुझे हेमा जी के डायलॉग सुनने दे। क्या मीठी आवाज है उनकी। जरा इन ठरकी बुड्ढों को तो देखो, बंदर जितना बूढ़ा हो जाए गुलाटी माना नहीं भूलता। ये जवानी में भी ठरकी थे, अभी भी ठरकी ही है। अरे जाने मन ठरकी नहीं है, हम हेमा जी के दीवाने हैं। एक समय में हमारी ड्रीम गर्ल हुआ करती थी हेमा मालिनी जी। अरे राम मोहन, तू बड़ा बंदरू निकला रे। कभी मुझ पर लाइन मारता है, कभी हेमा मालिनी पर। लगता है कमलावती को एक बार डंडे से तुझे लेकर उस दिन की तरह दौड़ाना पड़ेगा।
अरे बेटी, ये मोहन और ब्रिजेश जवानी के दिनों में ही पक्के दोस्त थे और लड़कियों के आने पर रास्ते में खड़े हो जाया करते थे और सीटी बजाकर गाना गाया करते थे। और एक दिन कमलावती ने इसे देख लिया, डंडा लेकर पूरे गांव में इसे दौड़ाया। तभी लड़कियों की आत्मा तृप्त हो गई। अरे तुम्हारी जैसी सुंदरियों के लिए तो वो गाना हम आज भी गा सकते हैं, क्यों ब्रजेश भाई? अरे तेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला सा ये दिल ले गया मेरा, कर गया दिल को घायल दिल। ए जी, अब आपका ढोल फट चुका है, अपना ये मुंह बंद रखिए, आपकी टूटी हुई बत्ती सी दिख रही है। ब्रजेश तुरंत गाना बंद कर देता है और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे रामलाल, तू चैनल बंद कर, वरना न जाने यहाँ और किसकी पोल खुल जाएंगी। रामलाल टीवी का चैनल बदल देता है। स्क्रीन पर हीरो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। तेजल भाभी, अब तक तो क्लाइमैक्स चल रहा था, मजा तो अब आएगा। मजा? कैसा मजा? अरे डार्लिंग, तू छोड़ दे मेरी प्रेमिका को, उसके बदले मैं नाचता हूँ। इतना कहकर राम मोहन ठुमके लगाने लगता है। आसपास बैठे सभी औरतें, बूढ़े और बच्चे ताली बजाकर हंसने लगते हैं और बच्चे ब्रजेश और राम मोहन के साथ डांस करने लगते हैं। यहाँ सभी मस्ती कर रहे हैं और थोड़ी देर में मुझे खाना बनाने भेज देंगे, फिर मेरी कमर टूटना शुरू हो जाएगी। देवर जी भी कहीं दिख नहीं रहे हैं, अचानक से गायब हो गए। अरे बाहू, अब यहीं खड़ी रहोगी क्या? जा सभी के लिए खाना लिया, सभी को जोरों की भूख लगी है। तेजल किचन में आती है और सभी के लिए रोटी, सब्जी, चावल और तरह तरह के पकवान बनाकर छत पर लाती है और सभी को परोसती है। भाभी, मुझे थोड़ा सा सलाद दीजिए ना, और थोड़ा सा अचार भी दीजिएगा। हाँ बहू, मेरे लिए थोड़ा सा घी लेते हुए आना। हाँ भाभी, मेरे लिए 2 रोटी और ले आइएगा। तेजल छत से नीचे उतरकर किचन में आती है, प्रीति के लिए सलाद बनाती है और गर्मा गर्म रोटियां और घी लेकर छत पर आती है। लेकिन राहुल की जगह पर एक बच्चा बैठा होता है। नंद जी, यहाँ देवर जी बैठे थे ना, वो कहाँ गए? भाभी, उसका खाना हो गया तो वो चला गया। अब देवर को रोटियां देने में इतना इंतजार करवाओगी तो देवर तुम्हारे इंतजार में बैठा रहेगा क्या? ये पड़ोस की बहू तो हमेशा मुझे ताने मारने में ही लगी रहती है। इतने ताने तो मुझे दादी सास से नहीं मिलते जितने ये मारती है। सेजल सभी को खाना खिलाने लगती है। तभी सेजल की नजर पड़ोस के बंद घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़का और एक लड़की की परछाई दिखती है। मेरे सभी पड़ोसी तो छत पर यहाँ हैं। उस घर में कौन है? वो घर तो कनिका का है। कहीं कनिका किसी लड़की से बात तो नहीं कर रही? इतना सोचकर सेजल चुपके से पड़ोस के घर में जाती है और कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर अंदर देखने लगती है, जहाँ राहुल और कनिका आपस में बातें कर रहे होते हैं। राहुल, तुम अचानक खाना खाते खाते मुझे यहाँ क्यों ले आए? अभी कोई तुम्हें ढूंढने लगेगा। अरे तुम बेकार ही घबराती हो, किसी का ध्यान हम पर न जाए, इसीलिए तो मैंने गर्मी में इतना बड़ा टीवी अपने छत पर लगाया है। पर तुम्हें लगता है कि हम दोनों का प्यार कामयाब होगा? पर कब? इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे, कभी तो अपने घर वालों को बताना पड़ेगा। अरे कनिका, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे प्यार के बारे में सभी को पता चले, पर तुम तो गांव के नियम जानती ही हो। हम एक हो पाए या ना हो पाए, पर मैं हमेशा तुम्ही से प्यार करती और करती रहूंगी। इतना कहकर कनिका राहुल के गले मिलती है। तभी सेजल ताली बजाते हुए कमरे में आती है। वाह देवर जी, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए छत पर आपने टीवी लगवा दिया। भाभी प्लीज, आप हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं तो बताऊंगी। आपकी इस टीवी वाली योजना की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी मुझे हुई है। भाभी प्लीज, आप किसी को कुछ मत कहिएगा। अरे मैं तो बताऊंगी, तभी तो मेरे प्यारे देवर की शादी उनकी गर्लफ्रेंड से होगी। पहले ये बताओ, तुम लोग गांव के किस नियम की बात कर रहे थे? भाभी, गांव में पड़ोस में रहने वाले लड़का लड़की को भाई बहन माना जाता है, पर हम एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी सबको। ऐसे कैसे कोई किसी को जबरदस्ती भाई बहन बना सकता है? तभी कमरे के बाहर कनिका के पिता सुरेश आते हैं और वो सारी बातें सुन लेते हैं और राहुल को कॉलर से पकड़कर छत पर ले आते हैं। सुरेश, तुमने मेरे बेटे को कॉलर से क्यों पकड़ रखा है? अरे तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है और तुम्हारी बहू वहीं खड़ी सब सुन रही थी। अब देखो मैं तुम्हारे बेटे का क्या हाल करता हूँ। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती सुरेश। अरे रामलाल, मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाओ। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से प्यार नहीं करती है। नहीं पापा, मैं भी राहुल को पसंद करती हूँ, प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा।
अरे तुम दोनों ने ये घटिया हरकत करने के बारे में सोचा भी कैसे? गांव में पड़ोस के बच्चे भाई बहन माने जाते हैं। क्या बकवास है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप उन्हें भाई बहन बना रहे हैं। बहू बीच में मत बोल। ये शहरी बहू हमारे गांव में ऐसा ही होता है। रामलाल, तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी से राखी बंधवानी पड़ेगी, तभी तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा। जी, इतनी छोटी सोच एक बाप होकर भी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर आपकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है तो आपको आगे बढ़कर उसकी शादी करवानी चाहिए थी, ना कि उस लड़के से सख्ती बनाकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते की इज्जत को तार तार करना चाहिए। अब बहू, मैं कह रही हूँ ना, तू चुपचाप हो जा, हम बड़े बात कर रहे हैं ना। सॉरी मम्मी जी, मैं तो प्रेमियों के साथ गलत नहीं होने दे सकती। आप लोग खुद ही एक बार सोचिए, उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में देखा था और आप उन्हें भाई बहन बना रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि आप सभी उनकी शादी कर दे। मुझे शांति बहू की बात सही लग रही है। बच्चे कुछ गलती कर बैठे, इससे अच्छा इन्हें पति पत्नी बना दो। बड़े बुजुर्गों की सहमति से राहुल और कनिका की शादी होती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक रात कनिका रसोई से सेजल का हाथ बटा रही होती है। दीदी, अब आप छत पर खाना खाइए, सबको खाना मैं परोस दूंगी। कनिका, अब कब तक ऐसे चलेगा? मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। दीदी, मेरे पास एक आइडिया है, मानोगी तो बताओ। कनिका सेजल को आइडिया बताती है। आइडिया सुनकर सेजल खुश हो जाती है और खाना लेकर छत पर जा रही होती है। तभी सीढ़ियों पर फिसल कर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सभी नीचे आकर सेजल को कमरे में लाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। देखिए, घबराने की बात नहीं है, थकान और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी, पर आप लोग इनसे इतना काम क्यों करवाते हैं? थोड़ा ध्यान रखिए। सेजल से हालचाल पूछकर कनिका को कमरे में छोड़कर पूरा परिवार बाहर चला जाता है। दीदी, प्लान सक्सेसफुल। अब आप बस एक्टिंग कंटिन्यू रखिए, फिर देखिए सबकी अकल कैसे ठिकाने आती है। ऐसी ही रात बीतती है। अगले दिन सुबह शारदा और प्रीति सबका नाश्ता बनाते हैं। दोपहर में खाना बनाकर पूरे परिवार को छत पर खाना खिलाती हैं और रात में पूरे परिवार के साथ छत पर खाना खाने बैठी होती है। अरे घी नहीं आया क्या शारदा? घी लेती आना। माँ, मुझे सलाद चाहिए, मेरे लिए सलाद लेती आना। अब मैं नहीं जा रही नीचे, मेरी तो कमर ही जवाब दे गई। इस छत पर से आने जाने में ही पूरी कमर टूट जाती है। शायद दीदी भी इसी थकान की वजह से बेहोश होकर गिरी थी। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि सेजल बहू को भी इतनी गर्मी में बार बार छत पर जाने आने में थकान और परेशानी होती रहेगी। छोटी बहू निकल सही कह रही है वो। आज से जिसे जो भी खाना होगा वो खुद नीचे आकर लेकर आएगा। बहू सिर्फ खाना बनाएगी। कुछ दिन बाद सेजल अपनी एक्टिंग खत्म करती है और गर्मी में छत पर टीवी देखते हुए पूरे परिवार के साथ खाना खाती है।